हमारे साथ है विशाल जी, जो सीतामढ़ी से मेयर में सेकेंड स्थान पर आए हैं, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हुआ है। ये अपने आप को सेकेंड नहीं फर्स्ट स्थान समझते हैं। लोगों की सेवा करने में आज भी पीछे नहीं रहते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपका चैनल अखंड मिथिला के सभी दर्शकों का, सीतामढ़ी जिला के सभी नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। आपके हौसला को हम सलामी देते हैं, क्योंकि जिस तरह आपको पहले जीत के बाद, जीत की बधाई देने के बाद फिर हार की बात हुई, तो फिर भी आप अपना हौसला नहीं खोए और लोगों की सेवा करिए रहे। उसमें मेरा स्पष्ट तौर पे मानना रहता है कि हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता है और सामाजिक जीवन में भी मैंने सीतामढ़ी के लिए जो काम किया, जो सीतामढ़ी के लोगों के साथ काम किया, उनका आशीर्वाद मुझको बराबर मिलता रहा है। चुनाव में मैंने जो अपना विषय रखा था वो मूल रूप से 5 एजेंडा हमने रखा था कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आवाज उठाएंगे और आम जनता से भी निवेदन था कि आपका जो वोट होगा वो भ्रष्टाचार पे चोट करेगा। दूसरा मेरा एजेंडा सीतामढ़ी की मूलभूत सुविधा, चाहे वो पार्किंग नहीं है, जल जमाव बहुत रहता है, हमारे यहाँ रिंग बांध आज तक नहीं बन सका, नासी है, नाला है और टूटा हुआ सड़क है। ये जो मूल समस्या था अभी भी चल रहा है, ये मेरा दूसरा एजेंडा। और तीसरा एजेंडा मैंने रखा था कि माता जानकी की यह धरती है और हम जब मूल समस्याओं से निजात पा लेंगे तो निश्चित तौर पर हमको एक आभा मंडल दिखना चाहिए जो माता जानकी के पर्यटन क्षेत्र का होना चाहिए। ये मेरा कनेक्टिविटी के माध्यम से उसमें यह मेरा तीसरा एजेंडा। चौथा एजेंडा हम युवाओं को स्टार्टअप और युवाओं के शिक्षा को लेकर रखे थे। और पांचवा एजेंडा, चूंकि मैं व्यवसायी हूँ, मेरे सोचने और समझने की जो भी शक्ति है, मैं उस माध्यम से इतना समझता हूँ कि हम लोग सीतामढ़ी को तभी आगे लेके जाएंगे जब हम टैक्स का कलेक्शन करने वाले एक उद्योग के तौर पर सीतामढ़ी को डेवलप कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग के माध्यम से सीतामढ़ी में व्यवसाय करने वाले लोग हैं। अभी जो मेयर बने हैं उनसे क्या लगता है कि सीतामढ़ी का कितना उन्नति प्रगति होगा? क्योंकि जगह जगह पर नाला, कचरा और सीता पार्क का स्थिति देखकर तो लगता ही नहीं कि कभी पार्क भी था। चुनाव के क्रम में जो भी परिस्थिति बनी है और जीतने के बाद मैंने भी उनसे जो निवेदन किया, प्रथम निवेदन मेरा यही था कि आप मेरे जो 5 एजेंडा हैं उस पर ध्यान देते हुए और इसी एजेंडा को आप अगर आगे बढ़ाते हैं तो सीतामढ़ी का कल्याण होगा। सीतामढ़ी का कल्याण ही प्रथम सब लोगों का ध्येय होना चाहिए। और रही बात नासी नाला, तो इतना दिन में तो मैंने जो अभी तक देखा, चुनाव के पश्चात और उनके शपथ ग्रहण के पश्चात आज भी सीतामढ़ी में कूड़ा का अंबार लगा है। हमारे सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के जो सफाई कर्मचारी हैं, प्रथम बैठक तो उनकी होती तो अच्छा होता। उनके माध्यम से, चूंकि सबसे अधिक मेहनत वही करते हैं, हम तो सभी सफाई कर्मचारियों को, उनके जज्बे को, उनकी मेहनत को, उनके लगन को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जब हम सोए रहते हैं घरों में तो वही लोग हैं जो इस पूरे शहर के कचरा को साफ करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की प्रथम बैठक, उनके सुख सुविधा, उनके वेतन, उनके पेंशन, उनकी प्रथम परेशानी को अगर हम दूर कर देते तो उनके माध्यम से यहाँ के कचरे को हटा करके, व्यवस्थित करके, उसको सेपरेट करके इस काम को किया जा सकता था। लेकिन अब उनकी दूरदर्शिता कैसी है, उनका सीतामढ़ी के प्रति लगाव और कैसा उनका एजेंडा रहेगा, ये तो वही जानेंगे। मेरे हिसाब से जो काम होना चाहिए, क्योंकि आज 7 दिन बीत गया फिर भी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। सीतामढ़ी में तो आए दिन कारगिल चौक, मंदसौर चौक में इतना जाम लगता है। उसमें बहुत सीधा सा हम बताते हैं कि जब तक सड़क को नाली के इस पॉइंट से लेकर नाली के दूसरे पॉइंट तक आप चाहे कालीकरण या पेवर ब्लॉक लगा करके बना नहीं देते हैं, तब तक जाम की समस्या बनी रहेगी। और इस काम के लिए जो भी लोग चुन के आए हैं वो हमारे सभी 46 वार्ड के सभी वार्ड पार्षद, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपको बधाई भी देता हूं। आप लोग जीत के आए हैं तो अपने वार्डों में एक विषय जरूर रखिएगा कि जो भी नाली से नाली तक की सड़क है, मतलब सड़क की कुल जो चौड़ाई है वो सड़क बन जाए, चाहे वो कालीकरण करके या पेवर ब्लॉक लगा करके। अगर वो बन जाती है तो
शहर के सड़कों का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, जाम की समस्याओं का 20 से 25% तक उसका निपटारा हो जाएगा। एक और सवाल है कि आज लोग की निगाहें कोर्ट पर है आज 20 कि तारीख है। आज कोर्ट का क्या फैसला होगा, आपको क्या लगता है क्या फैसला होने वाला है? देश संविधान से चलता है, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो संविधान के तहत ही होगा, क्योंकि यह चुनाव कई राज्यों में भी कि इसका लोग अपनी बात रखते हैं कि कई राज्यों में भी ऐसा हो चुका है और कई राज्यों में चुनाव होने भी हैं। तो जो भी कोर्ट निर्णय लेगी उसकी निगाह पिछले जो निर्णय हुए या आगे जो होने वाले हैं उस आधार पे, जो ट्रिपल टेस्ट है उस आधार पे, जो आरक्षण का मामला है उस आधार पर, जो ईबीसी को आरक्षण का पैमाना है, उस सबको ध्यान में रखते ही हुए कोर्ट का निर्णय होगा और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोर्ट का निर्णय ऐसा आया कि चुनाव कैंसिल हो गया तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम तो सीतामढ़ी की सेवा में लगे हुए हैं, हम तो जनता के बीच फिर जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और एजेंडा मेरा वही 5 रहेगा। मैंने तो पहले भी कहा कि एजेंडा हार गया, मैं नहीं हारा हूँ, मेरा हौसला नहीं हारा है, हमारे कार्यकर्ता नहीं हारे हैं, हमारे मित्र लोग नहीं हारे हैं, सीतामढ़ी की जनता नहीं हारी है। उस एजेंडा को ध्यान में रखते हुए मैं फिर हर घर घर जाऊंगा और वैसे भी जो भी निर्णय होगा मैं अपने सीतामढ़ी के लिए सेवा के का संकल्प लेके निकला हूँ। जो भी निर्णय होगा मैं उस निर्णय के साथ रहूंगा और मेरा तो काम है कि हर वार्ड में अपनी टीम के साथ बैठक मैं कर रहा हूँ, वहाँ की मूल समस्याओं को लेकर के मैं पटल पर इकट्ठा करके लेकर के जाऊंगा और वहाँ समस्याओं को रखूंगा और समस्याओं का जब तक निराकरण नहीं होता है मैं संघर्ष करता रहूंगा। 30 मेयर खड़े थे मेयर के लिए, लेकिन अब क्या लगता है कि अगर कैंसिल हो तो कितने लोग सामने वो लोकतंत्र का पैमाना है। लोकतंत्र में सभी लोग अपनी बातों को रखने के लिए, हम लोग को संविधान में वो अधिकार मिला है, ये तो जनता तय करेगी और जनता सबसे बड़ी मालिक होती है। जनता का जो भी निर्णय होगा वो सबको स्वीकार भी करना होता है। मेरा वो सवाल नहीं था, हम समझ रहे हैं आपके, हम आपका प्रश्न समझ रहे हैं, वो मेरा विषय नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे मानता हूँ लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है और जो भी निर्णय होगा हम लोग साथ में रहेंगे। एक अभी जो मामला चल रहा है, शिक्षा मंत्री बोले हैं कि जिस ग्रंथ को हम लोग पूजते हैं जी, उस ग्रंथ को आज से नहीं कई हजार सालों से पूजा जाता है, हर घर में पढ़ा जाता है। जी जी, लेकिन वो जलाने की बात की है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 2-3 विषय है इस मामले में। माता जानकी का यह धरती है और सीतामढ़ी में अयोध्या से जब 1500 ईस्वी में संत आए और उन संत लोगों के माध्यम से जो विषय दरभंगा महाराज के समक्ष रखा गया उसकी अगुवाई स्वयं संत तुलसीदास जी ने किया था। तो इस शहर के प्रथम संत के तौर पर जिनकी पूजा हम लोग मानते हैं वो संत हमारे संत शिरोमणि स्वयं तुलसीदास जी हैं। उनके द्वारा जो लिखित अवधी भाषा में जो वह मानस पुस्तिका है, जिसको कि वो लोग सिर्फ पुस्तक के तौर पर देखते हैं, हम तो अपने धर्म ग्रंथ के तौर पर देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिसको मन होता है वो हिंदुत्व का ढोल बजा के चला जाता है, कभी रामचरितमानस हो गया, कभी रामायण हो गया, कभी महाभारत हो गया, लेकिन किसी का इतना तक हिम्मत नहीं हुआ है कि कुरान और बाइबिल पर सवाल उठा सके। वो विषय बिल्कुल अलग है। हम बार बार बोलते हैं कि ये भटकाव का मुद्दा है। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ रोजगार, सांप्रदायिकता और यहाँ से पलायन, हमारे मजदूरों का पलायन दिखता है। जब वो स्वयं सत्ता में आए हैं तो रोजगार के नाम पर वो लाठीचार्ज करते हैं। शिक्षा मंत्री सिर्फ बरगलाने और भटकाव की बात करते हैं। वो स्वयं कभी रामचरितमानस नहीं पढ़े और वो बड़ा बड़ा बखान करते हैं। तो पहले पढ़ लें और पढ़ने के बाद वो शिक्षा मंत्री हैं, वो बतावे कि शिक्षा का जो आधार, मूल आधार अपने बिहार में है उसमें कितने छात्रों को उचित शिक्षा मिल रही है, कितने छात्र हमारे उपस्थित हो रहे हैं, उनका छात्रों का लेवल किस तरह के। आपने तो 100% इस क्षेत्र को, जो कि हमारा ये नालंदा का, जब भी नालंदा को जलाया गया आज से 1000 साल पहले, हम लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल डिटोरिएट होते जा रहे हैं। जहाँ हरास हुआ है शिक्षा का, और ऐसे ऐसे घटिया शिक्षा मंत्री रहेंगे तो और हरास होगा।
उनकी सोच जितनी घटिया है, आपको उनकी क्या वाणी लगता है? जितनी घटिया है, उनकी बुद्धि, वो तो मतलब कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हुई है। उनके बारे में चर्चा तो हमको करना ही नहीं चाहिए। रामचरितमानस उनको उनके भ्रष्ट हालत में उनको छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार से उनकी पार्टी ने इस राज्य को लूट करके अपने अकूत संपत्ति बनाई, उसी तरीके से वो भ्रष्ट बुद्धि के, वो भ्रष्ट दिवालियापन के शिकार हैं, समझे कि नहीं। और उनके बारे में चर्चा करना ही मुझे लगता है कि यह गलत है। हम सिर्फ और सिर्फ तार्किक तौर पर यह चर्चा करें कि बिहार का शिक्षा कैसे सुदृढ़ होगा। क्यों हम कोटा जाते हैं पढ़ने, हम यही क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं, वैसी व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं दी जाती है। ये सवाल मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का एक ही जवाब रहता है, हम कुछ जानते नहीं है। आप कुछ जानते नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, जनता तय करेगी। यह मुद्दा निश्चित तौर पर, देखिए, रोजगार को भटका दिया गया। आप रोजगार मांगने जाइएगा, आपको रोजगार के से संबंधित जो पेपर लेके जाइएगा, उसको ये लोग रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं। आप आंदोलन करते हैं तो आपकी लाठियों से पिटाई की जाती है। इतनी घटिया व्यवस्था इन लोगों ने बना के रखी हुई है। आप बिहार है, बिहार में आपको जो हम बिहार के लोग खाते हैं, हम बिहार के लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये सारा प्रोडक्शन होता है बिहार के बाहर। और उस प्रोडक्शन के यूनिट में जो मजदूर लगे हुए हैं वो सभी बिहार के हैं। अगर हम उसका उत्पादन यहाँ करने लगे, चाहे वो एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, या ऑटो सेक्टर है, या देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कितने पिछड़े हुए हैं। हम लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी दवाइयां बाहर से परचेज करनी पड़ती है, उसका उत्पादन हम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। सवाल बहुत सिंपल है, जो हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका उत्पादन करने के लिए यहीं के मजदूर बाहर जाके पलायन के रूप में अपना मजदूरी देते हैं, और वो फिर वहां कमाते हैं और यहाँ नहीं कमा पाते हैं। हम वहां टैक्स देते हैं, यहाँ नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीतीश कुमार और ये शिक्षा मंत्री जैसे घटिया लोगों के कारण हो रहा है। मैं चाहूंगा कि ये इस्तीफा उसको देना चाहिए। उनको इस्तीफा दे करके आइए जनता के बीच और साबित कीजिए। वैसे भी आप इस एजेंडा पे चुनाव नहीं लड़ रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि अभी मौजूदा स्थिति में आपको इस चुनाव में ना मुख्यमंत्री के तौर पर रहना के लिए। आप दिन रात सिर्फ बिहार के लोगों को बरगलाते हैं, भटकाते हैं और मुद्दे पर से ध्यान हटा देते हैं। हमारा मुद्दा 100% सीतामढ़ी, हमारा मुद्दा 100% बिहार के युवाओं का रोजगार है। यहाँ की स्थिति को संभालना है तो यहाँ पर उत्पादन बढ़ना चाहिए। अगर इस स्थिति को संभालना है तो यहाँ ये बिहार है। इस बिहार का मूल अर्थ ही होता है कि जो घूमने लायक जगह हो, तो पर्यटन के तौर पर यहाँ की सारी संभावनाओं को तलाशना चाहिए। इस व्यक्ति ने बिहार को बर्बाद किया है, इस व्यक्ति को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उनके बातों से सहमत है कि वास्तव में जो समाज को बांटने का काम किया जाए। आप जाति गणना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप शराबबंदी किए हैं, सारा का सारा आपने है ना जो डिरेल करने का डिरेल किया है, इन्होंने पूरे बिहार को डिरेल किया है। सच में रामचरितमानस समाज को बांटने का? नहीं, कतई नहीं। हम एकदम बिल्कुल, रामचरितमानस हम लोगों का ग्रंथ है। हम इसको प्रतिदिन इसको करोड़ों लोग पढ़ते हैं। हर घर में वाल्मीकि रामायण, क्योंकि रामायण को कई भाषाओं में और कई हर कालखंड में अलग अलग लोगों ने लिखा है। आज से अगर 7000 साल पहले वाल्मीकि रामायण लिखा गया तो उसके आप देखिए हर 200, 400 साल, 500 साल पहले लिखा गया। और रामचरितमानस तो 15वीं शताब्दी में लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिसको हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं और प्रतिदिन उसकी पढ़ाई करते हैं। जो उसको पढ़ नहीं सका, जो उसको समझ नहीं सका, वो ढोल पीट रहा है, और वो अपना ढोल नहीं पीट पा रहा है। उसने बिहार के गरीब लोगों को किस तरीके से और गरीब बनाया, बिहार की शिक्षा को उसने किस तरीके से बर्बाद किया, यहाँ के रोजगार को कैसे बर्बाद किया, वो कभी चर्चा नहीं करता है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, समाधान यात्रा करते हैं, और रीगा का एक मिल है जो एकमात्र मिल था, वो आज तक चालू नहीं हो पाया। सीतामढ़ी के किसानों को कितनी पीड़ा होती है। तो आप देखिए, हम लोग को हर बात में न केवल भटकाव दे दिया जाता है। हमको सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, यहाँ के युवाओं को स्टार्टअप चाहिए, और यहाँ पर हम लोगों को, सीतामढ़ी के लोगों को जो चाहिए, बिहार के लोगों को जो चाहिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पर्यटन है, ये सब बात पर ये लोग कभी बात नहीं करेंगे और सिर्फ भटकाएंगे। ऐसे लोगों को जनता खारिज करेगी। जब भी चुनाव होगा, ये लोग दोनों, ये जो तीर छाप के जदयू और ये लालटेन छाप का आरजेडी, इसको जनता जवाब देने के लिए तैयार है कि रोजगार पर लाठी दिए हो तो हम ईवीएम से बटन दबा के बताएंगे कि उस लाठी का दर्द कितना होता है। शिक्षा मंत्री पर जगह जगह केस हो रहा है, आपके अनुसार उनको क्या सजा मिलना है? एकदम
देखिए एक कई जगहों पे केस हुआ है और सभी केसों को मिला करके एक जगह कोर्ट को जल्द से जल्द इसका निपटारा कर देना चाहिए। हम इस तरह के उन लोगों को तो इतना ही कहेंगे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गए हुए हैं, काटे जाना चाहिए उनको, अपना मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया हुआ है। इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि है ना उस व्यक्ति को और बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मीडिया को भी उस आदमी का बायकॉट करना चाहिए। चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप बिहार के बारे में चर्चा करिए। आप युवा हैं, आप बिहार के जो महिलाएं हैं, बिहार में रहने वाले जो हमारे जो भी प्रौढ़ हैं, जो व्यावसायिक हैं, किसान हैं, आप सब लोग बिहार की चर्चा कीजिए। हमारा बिहार जिन राजनीतिक लोगों के कारण पिछड़ गया, अब वो स्थिति को बदलने का समय है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तो काम करते रहे और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वह क्षेत्र दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। वहाँ उत्पादन के क्षेत्र में काम हो रहा है, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो हमको भी अब सभी से निवेदन करते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को यह मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी चुनाव इस बार तो अकेले अपने दम पे लड़ेगी और वो सीट जीतेगी भी। आम जनता से भी यह है कि आप लोग यह इस विषय को चर्चा में लाइए और इस विषय पर देखिए चर्चा होने से बहुत सारी बातों में जो हम लोग कमी रह गई, जहां हम चूक गए पिछले चुनाव में, उन सब पे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का एक बार मौका, और मेरा तो ये निवेदन रहेगा। चलिए, आपने सारी बातों को सुना, तो अब आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कैमरामैन के साथ मैं मोना पटेल, देखते रहिए AM न्यूज़। धन्यवाद।